हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले ये नंबर नोट कर लीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्योंकि नंबर है जोरावर क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर आप अपना नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं, अंकित सर आपको ऐड कर लेंगे। और थोड़ा कभी कभी टाइम ऐसा हो जाता है कि नहीं देख पाते हैं मैसेज दो दिन तक, अभी वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तो वो होपफुली जल्दी ही आपको ऐड कर लेंगे अगर आप अभी तक आपको ऐड नहीं किया है। ठीक है, इस नंबर को आप नोट डाउन कर लें जो भी नए बच्चे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, यंग पीपल मेनली गर्ल्स इंगेज इन स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, दिस ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलेसेंस इज नोन एज। तो देखिए, दो तीन तरह के डिसऑर्डर होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं एडोलेसेंस के अंदर। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइटिंग करती हैं। डाइटिंग बहुत तरह की होती है, इसमें एक प्रोटीन डाइट्स होती हैं, बहुत तरह की डाइट होती है। मतलब मुझे इतना डाइटिंग के बारे में पता नहीं है, बट डाइटिंग भी बहुत तरीके से होती है कि डिफरेंट आपका डाइटिशियन जो होता है वो आपको डिफरेंट खाना बताता है कि आप ठीक है, आप ये खाइए तो आप इतने हो जाएंगे, आप ये खा लीजिए तो आप ऐसे हो जाएंगे, वो वाली चीजें। और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, मतलब डाइटिंग प्लस एक्सरसाइज करते हैं यंग पीपल बेसिकली, जो एडोलेसेंट्स होती हैं और मोस्टली गर्ल्स होती हैं। तो इस तरह के ईटिंग डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? क्योंकि होता क्या है ना कि इस टाइम पे एडोलेसेंस वाली एज पे इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग इज नॉट कमेंडेबल, है ना। मतलब आप प्रशंसनीय नहीं है कि ठीक है भाई आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप अच्छे फिगर रखेंगे। मतलब एडोलेसेंस तो एज ही ऐसी होती है कि आपको घूमना फिरना होता है या जो भी है, तो आप डाइटिंग ना करें, ये तो आपके खाने खेलने की उम्र होती है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट डाइटिंग होती है और एक्सेसिव एक्सरसाइज होती है। तो कौन सा ये डिसऑर्डर है? बेसिकली एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, या फिर बुलिमिया नर्वोसा है। देखिए, ये तो है नहीं ये वाले डिसऑर्डर। अब एनोक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा दोनों ही ये एडोलेसेंस में पाए जाते हैं। दोनों दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं और दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है वैसे तो, अगर मैं आपको कहूं तो ज्यादा खास कोई डिफरेंस है नहीं। बुलिमिया नर्वोसा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें स्ट्रिक्ट डाइटिंग करती है, एक्सरसाइज करती हैं और कभी कभी तो क्या करती हैं, खाने के बाद वॉमिटिंग करती हैं। वॉमिटिंग करते हैं, मतलब लड़कियां भी करते हैं लड़के भी करते हैं, ताकि खाना जो है शरीर को लगे ना। खा लेंगी, भूख को शांत कर लेंगी और उसके बाद वॉमिटिंग कर देंगी जानबूझकर, है ना। मतलब शरीर से वो सब कुछ निकाल देती हैं। तो इस तरह की चीजें करती हैं बेसिकली, एडोलेसेंट्स करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी बेसिकली यही होता है, लेकिन यहाँ पे स्टारवेशन ज्यादा होती है। मतलब आप लोग जो है भूखे ही रहते हैं लगातार। आप सोचते हैं कि नहीं लगातार भूखे रहेंगे तो फैट नहीं बढ़ेगा, और फिर क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और लोग क्या कहेंगे अगर आप मोटे हो जाएंगे, तो वो वाली फीलिंग्स होती है यहाँ भी। पर यहाँ पर जो है आप स्टारवेशन करते हैं, बेसिकली एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आप स्टारवेशन करके भूखे रहकर जो है, मतलब एक दिन में आप 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, पानी पर रहेंगे, ऐसे रहेंगे। तो इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन दोनों ही जो है ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंस द टर्म इंक्लूजन। तो कौन सी चीज जो है इंक्लूजन को सबसे अच्छे तरह से डिफाइन करती है वो आपको बताना है। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल स्कूल, मतलब स्पेशल बच्चों को स्पेशल स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल क्लासरूम ऑफ स्कूल, या फिर एक नॉर्मल स्कूल के स्पेशल क्लासरूम में पढ़ाया जाना चाहिए। स्पेशल नीड्स मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलर क्लास, मतलब स्पेशल नीड्स के साथ साथ मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रेगुलर में पढ़ाना है। कभी कभी आप स्पेशल एजुकेटर भी बनकर उसको कहीं साइड में पढ़ा सकते हैं। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फुल टाइम इन द रेगुलर क्लासरूम। तो देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है ऑप्शन नंबर डी, आपको फुल टाइम। वैसे ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम लिख दिया, यहाँ पर रेगुलर नहीं लिखा। स्पेशल एजुकेटर्स आजकल स्कूल में हायर किए जाते हैं, प्रॉपर एक पोस्ट बना दी गई है स्पेशल एजुकेटर्स की, वो भी ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चा रेगुलर क्लासरूम में ही पढ़ता है। वो ऐसा नहीं है कि उसको आप नॉर्मल टाइम पीरियड से बाहर निकालेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि स्पेशल एजुकेटर आपको पूरे दिन में 1 घंटा दे दे, आधा घंटा दे दे उस स्पेशल बच्चे को, हो सकता है वीकली उसका टाइम टेबल भी सेट होता है, बट वो बच्चा पढ़ेगा रेगुलर क्लास के साथ ही। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेचर ऑफ इमोशन। तो नेचर ऑफ इमोशन के बारे में कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है, ठीक है आपको। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, जहां से भी मैंने लिया है उसमें ये सारे ऑप्शंस थे, तो मैंने एज इट इज आपके सामने लिख दिए। इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, जो संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है, यानी कि आपकी इमोशनल एक्सप्रेशंस को चेंज किया जा सकता है लर्निंग के थ्रू, ठीक है। इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर इमोशन जो है वो परमानेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के, जैसे ये ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है।
तो इमोशंस आर अराउज्ड बाय इंटरनल स्टिमुलाई, या फिर जो इंटरनल स्टिमुलस होते हैं हमारे, उसकी वजह से हमें इमोशंस होते हैं कि अंदर से ही आपको चढ़ गया है, कि आपका मूड खराब है अंदर से ही, ठीक है, तो आपको बहुत गुस्सा आ गया, और बस यही इमोशंस है कि अंदर से ही कुछ होता है, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस हैव डिफरेंट मीनिंग्स, या फिर कुछ फेशियल एक्सप्रेशन के कुछ डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्यों ये कहा कि थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए इसका आंसर हो सकता है और डी भी हो सकता है, क्योंकि भाई सर्टेन जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। हमारे गुस्से का एक्सप्रेशन जो होता है वो अलग होता है, हंसी का खुशी का अलग एक्सप्रेशन होता है, तो ठीक है ना, कुछ सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं उनके कुछ डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं इमोशंस के, है ना, ये भी ठीक है। अब ये है इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, बिल्कुल मॉडिफाई होते हैं। देखो यहाँ पर ये इंटरनल तो फैक्टर सिर्फ इंटरनल फैक्टर नहीं होता, बाहर से भी होता है। बाहर किसी पे आपको गुस्सा आ जाता है, कोई ऐसी हरकतें कर देता है कि आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, परमानेंट नहीं है, चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पर यह है कि लर्निंग के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। जब आर्मी की बात होती है, पुलिस वालों की बात होती है, तो इनको कितनी सारी चीजें सिखाई जाती है कि आपको ये वाला फेशियल एक्सप्रेशन नहीं करना है। अब लड़के हैं, जो जब जेंडर बायसनेस होता है तो लड़कों को कहा जाता है कि आप रोइए मत, आप रोएंगे समाज में तो क्या होगा, मतलब लोग कहेंगे अरे लड़की की तरह रो रहा है, ये जेंडर बायसनेस ही है। तो यहाँ पर भी लड़के अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है कंट्रोल करते हैं, वो रोते नहीं है इजिली, है ना, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है सोसाइटी में कि आप नहीं रो पाते हैं। ये आपकी लर्निंग ही तो है, जो जेंडर सोशलाइजेशन कह लीजिए या फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस कह लीजिए, वही है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ही ठीक है। अब पता नहीं एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है which of the following type of learning style is used when students approach the learning material in a way that helps them understand the meaning of material। तो भाई ये कौन से टाइप की लर्निंग होती है, लर्निंग स्टाइल होता है जब बच्चे जो हैं एक लर्निंग मटेरियल को अप्रोच करते हैं, उसको समझने की कोशिश, उसका उपयोग करते हैं ताकि वो उस चीज को समझ पाए, ठीक है। तो समझने के लिए तो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दैट मीन्स कि इट इज अ डीप स्टाइल, गहन शैली है। आप किसी मटेरियल को समझने के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप डीपली उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। सरफेस स्टाइल क्या होगा कि आपने बाहर से देख लिया और देख लिया बस हो गया, वो नहीं होता, बट आप यहाँ पर उसको यूज भी कर रहे हो उस चीज को समझने के लिए, दैट इज डीप स्टाइल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, स्पीकिंग और राइटिंग इन सच ए वे एज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स। तो आप स्पीकिंग करते हैं या फिर आप लिखते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरों को इम्पैक्ट करने के लिए, फिर दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को नाराज करने के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हम कब करते हैं, तो देखिए जब आप किसी सोशल एनवायरनमेंट में अपनी लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को आप हैंडल करते हैं, अपनी लैंग्वेज को हैंडल करते हैं, किस तरह से यूज करना है, तो इसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज। यानी कि आप किस तरह से इस लैंग्वेज का यूज करेंगे कम्युनिकेशन करते वक्त, या किस माहौल में, किस सिचुएशन में, ये सारा आपका प्रैग्मेटिक्स के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है लर्निंग सिचुएशन इन विच मल्टीपल पार्टनर्स स्टिमुलेट एंड एनकरेज वन अनदर। ऐसी लर्निंग सिचुएशन जिसके अंदर बहुत सारे पार्टनर जो हैं एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, टीम टीचिंग कहलाती है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग, या फिर डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में आप सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं, आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को जानते हैं, समझते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं, एनकरेज करते हैं एक दूसरे को, तो ये सब होता है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। तो डेवलपमेंट जो है वो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती है। ऑल इंडिविजुअल आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, सब सिमिलर होते हैं। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन पर भी बात करती है, ठीक है, कि इंटीग्रेट होते हैं, सोशल इमोशनल सारे एस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तभी आपकी ऑल ओवर डेवलपमेंट हो पाएगी। प्रोडक्ट भी है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। सिमिलर पैटर्न फॉलो करती है, सॉरी सारे इंडिविजुअल के जो है सिमिलर होते हैं डेवलपमेंट में, बिल्कुल नहीं। ये इंडिविजुअल डिफरेंस आर ऑलवेज देयर इन द डेवलपमेंट पैटर्न, ठीक है। तो कोई किस तरह से डेवलप करता है, मतलब पाथ तो सेम होता है लेकिन उस पर अपने उतार चढ़ाव सबके अपने होते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इनकरेक्ट है। और एक डेफिनेट और प्रिडिक्टेबल पैटर्न तो फॉलो करते हैं, ठीक है। पहले आपको एडोलेसेंस, मतलब वो वाली चाइल्डहुड और ये सब आप स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, ये सब है पार्ट, जो आपका पैटर्न है वो सेम रहता है, लेकिन आप किस तरह से डेवलप करेंगे ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स इज नोन एज। तो
आपकी कितनी क्षमता है कि आप दूसरों के मूड्स को, दूसरों के टेम्परामेंट को, उसके इरादों को, मोटिवेशन को कितना प्रोत्साहित है, उसकी इंटेंशन को आप कितना अच्छे से समझ सकते हो, रिस्पॉन्स कर सकते हो, ये किस तरह के इंटेलिजेंस का पार्ट है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बोर्डली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल। तो देखो लिंग्विस्टिक तो होगी नहीं, बोर्डली काइनेस्थेटिक भी नहीं होगी। अब बचे सीओटी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल होती है जब आप दूसरे की चीजों को समझने में, उनको समझने में, उनका पर्सपेक्टिव टेकिंग जब आप समझते हैं, उनकी मतलब उनके साथ किस तरह से आप बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी क्या रहती है, आप कैसे समायोजन करते हैं उनके साथ, ये आपका इंटरपर्सनल में आता है। इंट्रापर्सनल अपने आप से होता है, आप अपने आप की क्षमताओं को कितना पहचानते हैं, अपने आप को कितना अच्छे तरह से हैंडल कर पाते हैं, वो आपका इंट्रापर्सनल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहां पर इंटरपर्सनल होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे, अडोलेसेंट्स एबिलिटी टू इवैल्यूएट द लॉजिक ऑफ वर्बल स्टेटमेंट विदाउट रेफरिंग टू रियल वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब आपको रियल वर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, आप प्रीपोजिशनल लॉजिक वर्बल स्टेटमेंट्स को, जैसे आप वो करते हो ना कि सारे पेन जो हैं वो फ्लावर हैं, कुछ फ्लावर शूज हैं, तो अब बताइए क्या क्या वो वाली वर्बल स्टेटमेंट्स। उसका एग्जांपल मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि हर रीजनिंग में वैसा एक क्वेश्चन मिलता है आपको। तो वो सारे क्या होते हैं, वो प्रीपोजिशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम प्रीपोजिशनल थॉट्स भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने दिया हुआ है भाई, ये सारे पेन है, ये सारे जो है फ्लावर है, ठीक है। अब कुछ शूज जो है वो फ्लावर है, तो ये शूज हो गए। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन स्टेटमेंट्स को, वर्बल स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं। अब हम सबको पता है कि रियल वर्ल्ड में थोड़ा ना एग्जिस्ट होता है कि सारे पेन जो है फ्लावर बन गए या कुछ शूज फ्लावर हो गए, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, मतलब वही वाली बात है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो प्रीपोजिशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट है, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट, विच आर द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड एडोलोसेंस एज। तो ये एडोलोसेंस की परिभाषा किसने दी है। एडोलोसेंस इज दैट स्पैन ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच बॉयज एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, मतलब मेरे लिए भी नया है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये बताया था A.T. जयशील ने। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं जो स्टेटमेंट वाले होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, तो एक नोटबुक में 2-3 पन्ने बना लो इसके कि ये स्टेटमेंट्स हैं, और मतलब इसको ब्लैक पेन से लिखो और जिसने बोली है उसको रेड, ग्रीन, जिससे भी आप लिखना चाहो, और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो, याद हो जाता है, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस होते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स के। ओके, सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।